हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कि हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब है आप किस तरह अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशंस करोगे, चाहे वो बैंक का पीओ हो, क्लर्क हो, या आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो। यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा मैंने मेरे पार्ट 1 में दिया हुआ है, उसको जाके जरूर देखिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ये पार्ट 2 है कि किस तरह आप यूपीएससी में कौन कौन से बुक्स फॉलो कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप बैंक के एग्जाम को कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। बैंक का चाहे पीओ दो, क्लर्क दो, इतने सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कोट ये है कि भगवान इस दुनिया पे किसी भी चीज को ऐसा नहीं बनाता जिसकी वैल्यू नहीं होती, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, हर एक जीव, हर एक चीज जो भगवान ने, जो ईश्वर ने, जो ऊपर वाले ने बनाया, उसमें वो सब अनमोल है, क्योंकि भगवान के पास इतने टाइम नहीं है कि वो व्यर्थ की चीजें बनाए। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा यही है कि आप खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया भी आपसे प्यार करे। तो खुद को प्यार कीजिए, खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो जरूर बढ़ेगा। और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, लाइफ सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो इस एग्जाम को भी क्लियर करने के लिए इंसान के पास, हम सबके पास एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट और प्यार दोगे तो जरूर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। तो चलिए इस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैंक को लेते हैं कि बैंक एग्जाम में क्या क्या प्रिपरेशंस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपको जैसे पता है कि बैंक का आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ एक महीना है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। बैंक में 3 एग्जाम होते हैं, 3 फेज में होते हैं। पहला होता है आपका प्रीलिम्स, देन होता है आपका मेंस, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स का जो डेट दिया गया है वो डेट दिया गया है 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर। ये 3 दिन प्रीलिम्स के एग्जाम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा जो कि होगा 28 नवंबर को, ठीक है, 28 नवंबर। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो जैन 2021 में होगा। तो आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश, देन होता है आपका क्वांट जिसको आप मैथ भी बोलते हो, और एक होता है आपका रीजनिंग। 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और यहाँ पे याद रखिए कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको नहीं बोला गया है करने के लिए, क्योंकि प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है एग्जाम, आपको सिर्फ उस एग्जाम को पास करना है। तो उसमें 100 क्वेश्चन करने मत जाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अगर आप कर सकते हो वेल डन, यू कैन डू इट, बट ज्यादा नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी जरूरत है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर करोगे तो आप मेन्स में नहीं पहुंच पाओगे, और जो आपका बैंक का जो सपना है, ड्रीम है जो जॉब का, वो वहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आता है प्लानिंग कीजिए। जैसे मैंने बताया कि प्रिपरेशन जो होता है सक्सेस के पहले जरूरी होता है। कोई भी चीज का सक्सेस आपको तभी मिलता है जब आप उसे प्लानिंग किए होगे, प्रिपरेशंस किए होगे। इवन अगर डिक्शनरी में भी ये वर्ड खोजने जाओ तो प्रिपरेशंस पहले आता है और सक्सेस बाद में आता है। तो आपको प्लानिंग करनी होगी कि 1 महीने बाद आपको प्रीलिम्स देना है। आप कैसे पढ़ोगे कि आप उस 60 मिनट में, मतलब 1 आवर को इस तरह यूज करो कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाओ। 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, ये हमें पता है, लेकिन जिस तरह से कंपटीशन चला आ रहा है, देखा जा रहा है, तो उसमें 90 प्लस क्वेश्चन आपके होने चाहिए। 72 80 तक कट ऑफ हो जाता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 90 क्वेश्चन आप सही कर सको। विद इन अ सेकेंड्स आपको सारे क्वेश्चंस को करने होंगे। और यहाँ पे टाइम भी अलॉटेड हो गया है कि इंग्लिश के लिए 20, मैथ्स के लिए 20, रीजनिंग के लिए 20। कुछ ईयर्स पहले ऐसा था कि आप कोई भी सेक्शन ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा है कि जो सेक्शन आएगा उसमें 20 मिनट्स आपको देना ही है। इंग्लिश ऐसे तो बहुत सारे बच्चों का 5 to 10 मिनट्स में भी हो जाता है, लेकिन आपको 20 मिनट्स वहां पे बिताना ही होगा। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि चलो इंग्लिश में कर लेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। तीनों सेक्शंस को आपको इक्वली लेके चलना है। हाँ, ये अलग बात होता है कि बच्चों के अपने अपने स्ट्रेंथ होते हैं। किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, मैथ्स और रीजनिंग सारे बच्चों का अच्छा होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मैथ्स और रीजनिंग अच्छा होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि आपको, हमें सबको करना पसंद होता है। लेकिन जब यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट का बात आता है, जैसे कि आपकी इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, तो वहां पे दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, या उनकी कुछ बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं पढ़ पाते किसी भी कारण से। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको अपने सारे सब्जेक्ट में उतना ही कंट्रीब्यूशन देना होगा जितना आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में देते हो। तो इंग्लिश भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है।
जब आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपके पास आता है मेंस। मेंस में आपके आते हैं इंग्लिश और क्वांट, मतलब डीआई, रीजनिंग, ये तो रहता ही है। साथ साथ आपका बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक, जनरल अवेयरनेस, ये भी आता है। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा कि बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आपके मेंस में आता है। और इंटरव्यू में भी बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो कभी भी इंटरव्यू ये नहीं बोलेगा आपको कि 5 जन यहाँ पे बैठे हैं, इसको सीटिंग अरेंजमेंट करो या ब्लड रिलेशंस बताओ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो आपको पूछेगा नहीं। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, जिसमें आपने अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक हो गया, बैंकिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जो भी बैंक से रिलेटेड है। इकोनॉमिक बहुत है, इकोनॉमिक से पूछेगा, क्योंकि बैंक में आप जा रहे हो तो आपको इकोनॉमिक पता होना चाहिए। तो अगर आप ये एक्सक्यूज देते हो कि हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं है, तो फिर आप, ये गलत एक्सक्यूज है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। जब आपने ये डिटरमाइन किया है कि आपको पढ़ना है, तो जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक को भी उतना ही फोकस करना होगा। और एक चीज याद रखिए, प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ 1 मंथ का ही डिफरेंस होता है। तो 1 मंथ में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पूरा का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक कवर कर लोगे, तो इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने से ही कुछ नहीं होता जब तक वो ऑफर लेटर आपको हाथ में नहीं मिल जाए। तो आपको, अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स साथ साथ लेके चलना होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स दे देंगे उसके बाद हम मेंस में जाके करेंगे, तो कभी नहीं होगा। मैं आपको ये कह रही हूं, कभी नहीं होगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट है कि आप उसको 1 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स को भी आपको इंपॉर्टेंट देना होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दिया हुआ है, सिंपल पेपर के टीम के थ्रू T20 बैंकिंग अवेयरनेस का सीरीज चालू हो चुका है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो प्लीज उस सीरीज को देखिए, उसमें जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। एक मैंने स्टूडेंट्स में देखा है बहुत बार कि स्टूडेंट कहते हैं कि मैम अभी सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ है, तो हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होगा, ये मैं आपको आज लिख के दे रही हूँ। 100% गारंटी है, कभी भी किसी भी एग्जाम का सिलेबस नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई सिलेबस ऐसा पर्टिकुलरली है ही नहीं कि आप बस सिलेबस कर लिए हो गया। सिलेबस कभी खत्म नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको पढ़ते रहना है और साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपने आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आज से भी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ये कैसा कह सकते हो, आपके पास शस्त्र है, या मतलब कि आपके पास मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप क्लियर कर सकते हो अपने एग्जाम को। मैं कहती हूं कि अभी 1 महीना बचा आपके प्रीलिम्स एग्जाम है। आई डोंट नो कितने बच्चे कर रहे हैं, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इस देखने के बाद भी आप स्टार्ट किए। अगर आप आज से भी एक मॉक टेस्ट देता है, तो एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस भी डेली सॉल्व करते हो, तो 30 दिन में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, खुद ही देख लो। 3000 क्वेश्चंस हो गए आपके। 3000 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट वैसे सेम भी हो सकते हैं, जो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं बिना मॉक टेस्ट सॉल्व किए, या आगे या पीछे के 2-3 दिन सॉल्व कर लेते हैं मॉक टेस्ट और फिर चले जाते हैं बैंक एग्जाम में। प्लीज ये गलती मत कीजिए, मॉक टेस्ट हमेशा सॉल्व कीजिए। अगर आपने बैंक का एग्जाम दे रहे हो, तो हमेशा डेली मॉक टेस्ट एक लगाओ, क्योंकि एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालिसिस करो, 2 से 3 घंटा उसको एनालिसिस करो, देखो कि किस तरह के क्वेश्चन से क्या कंसेप्ट था, टाइम एंड वर्क से क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या आ रहा है, ब्लड रिलेशन से क्या आ रहा है, इस तरह के टॉपिक उसमें क्वेश्चन है। तो इस तरह का एक पैटर्न हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना करो, मैं बोलूंगी कि मॉक टेस्ट लगाना आपको जरूरी है। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस है। बहुत बार प्रीलिम्स और मेंस में टॉपिक सेम होता है, लेकिन टॉपिक का जो क्वेश्चंस क्या आएगा, जैसे ब्लड रिलेशन, वो आपका मान लीजिए प्रीलिम्स में भी है और मेन में भी है, तो ब्लड रिलेशन से किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं और किस टाइप का क्वेश्चंस मेन में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप ब्लड रिलेशंस कर ले रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट कर ले रहे हो, सब चीज आप कर ले रहे हो, लेकिन आपको टाइप ऑफ नहीं पता। मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइप पे देखिए, हम जब मैथ्स करते थे क्लास 11-12 में, जब भी आप लोग मैथ्स किया है, तो मैथ्स में हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करते थे, टाइप ऑफ सम्स करते थे। एक ही टाइप का सम्स नहीं करते थे, डिफरेंट टाइप्स का करते थे। इसलिए करते थे कि किसी भी टाइप्स का सम्स आएगा तो हम कर सकेंगे। तो ब्लड रिलेशंस में आपके एक स्टेटमेंट वाला आता है, फिर प्लस माइनस वाला आता है, उसके बाद हु इज सेड टू, फोटोग्राफ वाला आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन में। तो हर एक टाइप के सम्स को बनाइए। जब आप हर एक टाइप के सम्स को सॉल्व करोगे, तो वहां पे किसी भी टाइप का सम्स आपको दे, आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट मेन आप क्लियर करते हो, मेन के लिए आपको 3 घंटा मिलता है, 200 मार्क्स का होता है, 155 क्वेश्चंस होते हैं। मेंस के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो डिस्क्रिप्टिव में आपके इंग्लिश होते हैं जिसमें ऐसे और लेटर आते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी प्रिसाइज भी लिखने को दे देता है। इसमें आपका 30 मार्क्स होता है, इंग्लिश होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, ये याद रखिएगा क्यों नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही। तो नेक्स्ट हम आपको ये बता देते हैं 2019 में IBPS PO का कुछ कट ऑफ था। जनरल कैटेगरी का गया था 59.75, ओबीसी का था 59.75, शेड्यूल कास्ट का था 53.5 और शेड्यूल ट्राइब का था 46.25। सबसे पहला काम होता है, स्टूडेंट क्या होता है कि फॉर्म भर देते हैं लेकिन उनको सिलेबस नहीं पता होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो करो कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के हमेशा अपने सामने रखो या स्टडी टेबल पे रखो। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, सबसे पहला ये होना चाहिए। दूसरा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और तीसरा कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। और दूसरा चौथा मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, चाहे आप इंग्लिश में कमजोर हो, रीजनिंग में, मैथ में, किसी में भी वीक हो, उस सब्जेक्ट पे अलग से उसका एक अलग से प्रैक्टिस सेट करो। इससे क्या होगा, देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करते कहते कहते ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सही बात है। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ज्यादा हमें नॉलेज आता है, उतना ज्यादा हम उस चीज में एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जब आप एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए जाओगे तो आपको उस दिन ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे बिना प्रिपरेशन के सीधा एग्जाम में जाते हैं, तो जो एग्जाम में जो 1 घंटे का बर्डन होता है, टेंशन होता है, जो कंप्यूटर में टाइम आउट होता है, वो देख के उनकी कॉन्फिडेंस चली जाती है। तो ऐसा क्यों करना है, पहले से आप प्रिपेयर होके जाओ ना। जब आप लड़ने जा रहे हो मैदान में तो अपने त्रिशूल लेके जाओगे ना, बंदूक सब लेके जाओगे, तलवार, या बस ऐसे ही चले जाओगे खाली हाथ की हाँ ठीक है, ये बुद्धिमानी तो नहीं होती है। तो प्लीज मॉक टेस्ट लगाइए और क्लियर रहिए अपने विजन को कि आपको कौन सा प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, टाइप ऑफ सम्स क्या आ रहे हैं, ये सारी चीज। बाकी मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल बेस्ट है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आई डोंट थिंक यू हैव टू फॉलो एनीथिंग। साथ ही साथ मैथ का भी आप देख सकते हो, RS अग्रवाल बहुत सारे मैथ्स आप उसको देख सकते हो। इंग्लिश के लिए भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी आप कहीं से भी नोट्स देख सकते हो। और बैंकिंग अवेयरनेस का जो है वो T20 सीरीज चल रहा है, सिंपल पेपर का पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं यहाँ पे दे रही हूँ, और पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह आएगा जब तक आपके एग्जाम है, तो वो काफी आपको हेल्प करेगा। और मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत बार प्लीज कमेंट में, मतलब जब वीडियो पोस्ट होता है तो आप उसको आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चे आंसर इसलिए नहीं देते कि रॉन्ग हो जाएगा। अरे रॉन्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गिरोगे तभी तो उठोगे। जब गिरने से डर रहे हो तो उठोगे कैसे, सिंपल बात है। अगर आप गिरने से डर रहे हो तब तो चलोगे नहीं, तो जब चलोगे नहीं तो आप वहीं बैठे रह जाओगे। तो गिरो, मैं बार बार कहती हूँ गिरो, गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसको सॉल्व कीजिए क्लियरली। आने वाले टाइम पे और भी हम आपके लिए सीरीज लेके आएंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास सीरीज है, जैसे रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस में आपको हेल्पफुल मिले। तो ये तो रहा बैंक का। बैंक के बहुत सारे एग्जाम होते हैं आपके, IBPS का PO और क्लर्क होता है, रीजनल रूरल बैंक का एग्जाम होता है, SBI PO होता है, RBI का एग्जाम होता है। RBI के एग्जाम में फाइनेंशियल अवेयरनेस एक अलग सा सब्जेक्ट होता है मेंस में। तो जो भी एग्जाम आप देने चाहते हो, हम सबसे पहले बोलेंगे जिस भी एग्जाम में जा रहे हो उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसकी प्लानिंग पता होनी चाहिए। और बाकी आपको सिलेबस गूगल से मिल जाएगा। प्लीज आप गूगल में बस टाइप कीजिए, आपके पास सिलेबस, बुक्स, क्या फॉलो करना है, सब चीज गूगल में अवेलेबल है। इसके लिए इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि मैम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि सब चीज गूगल बाबा के पास है। आप बस उसको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन स्ट्रैटेजी आपका खुद का होना चाहिए, किसी और के स्ट्रैटेजी को आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक स्ट्रेंथ होता है और अपनी एक वीकनेस होती है। अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट नहीं करना होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ना होता है। और क्या छोड़ना तो ये आपको पता होना चाहिए। सब कुछ पढ़ना है ये सबको पता है, लेकिन क्या छोड़ के जाना है सिर्फ उसी को पता होता है जिसको वो जॉब चाहिए और जो अच्छे से पढ़ता है। तो अच्छे से कंसंट्रेशन करके पढ़िए। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो यूपीएससी से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैम यूपीएससी में क्या पढ़े। देखिए, यूपीएससी का 2021 के लिए जो भी अपीयर करने जा रहे हैं उनका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 10 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा और 2 मार्च को खत्म हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म। और उसके एग्जाम होंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून में 2021। वैसे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही एग्जाम होता है। इस साल मई में बोला गया था लेकिन कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हो गया। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम होगा, ये याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया तो प्लीज आज से ही प्रिपरेशन कीजिए। जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज आपको याद रखना है, ये जर्नी बहुत बड़ी होती है और एक जर्नी है। जिस तरह लाइफ इज अ जर्नी ना, तो ये भी एक जर्नी होती है जो आपको चलना है, खुश रहना है, पेशेंस रखना है। कोई भी एग्जाम में आप प्रिपरेशन कीजिए, पेशेंस रखिए, हार्ड वर्किंग रखिए और खुद से ऑनेस्ट रहिए। दुनिया क्या बोल रही है नहीं बोल रही है डजंट मैटर फॉर यू। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने प्रिपरेशन किया है, आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक है। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा अपने को टाइम दीजिएगा। मेंटली वो स्ट्रांग होने का बहुत जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
कॉम्पिटिटिव में फिजिकली मेंटली दोनों ही स्ट्रांग रहिए, और खासकर मेंटली, क्योंकि बहुत बार एग्जाम क्लियर नहीं होने से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो आपको नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए यूपीएससी में पहला पेपर जो होता है आपका वो होता है पेपर 1। पेपर 1 में दो होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज 2। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट सबसे क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आते हैं, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 200 मार्क्स का होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, जो पेपर 2 होता है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो मिला के आता है, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना होता है। क्वालिफाइंग मतलब सिर्फ पास करना होता है, 67 मार्क्स लाना आउट ऑफ 200। लेकिन जो पेपर 1 होता है वो क्वालिफाइंग नहीं होता है। एक्चुअली जो आपका कट ऑफ होता है वो पेपर 1 से ही डिसाइड किया जाता है। तो अगर आप पेपर 1 में ज्यादा पा भी रहे हो और क्वालिफाइंग नहीं हो तो आप क्लियर नहीं कर सकते। तो क्वालिफाई करना जरूरी है पेपर 2 का, और साथ ही साथ पेपर 1 में इतना अच्छा मार्क्स होना चाहिए कि आप कट ऑफ को क्लियर कर सको। जैसे पेपर 1 देते हो तो अब आपके पास, आप पेपर 1 पेपर 2 देने के बाद, प्रीलिम्स देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, वेरी गुड, तो आप मेंस में जाते हो। मेंस में आपको कुछ एग्जाम, मतलब उसमें अलग अलग पेपर होते हैं। जैसा पेपर ए जो होता है वो कंपलसरी होता है इंडियन लैंग्वेज पे, लेकिन कहीं कहीं किसी राज्य के लिए वो कंपलसरी नहीं है, इसको एक बार जाके देखिएगा। पेपर बी जो होता है वो इंग्लिश का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का होता है। पेपर ए और पेपर बी क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है मेन में, ठीक है। अब आता है आपका ऐसे जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। पेपर 2 में आता है आपका GS1, पेपर 3 में आता है GS2, पेपर 4 में GS3 और पेपर 5 में GS4। नेक्स्ट आपका पेपर 6 और पेपर 7 जो होता है वो ऑप्शनल होता है, पेपर 1 और पेपर 2 में। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देखिए ऑप्शन मतलब होता है कि एक आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, ऑप्शन जिसपे आप ऑप्शनल देना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से ही वो अपने सब्जेक्ट को लेते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि इकोनॉमिक होते हुए भी बच्चे इकोनॉमिक ना लेके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्यादातर जो बच्चे लेते हैं ऑप्शनल में वो होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी लेते हैं बच्चे ऑप्शनल में, क्योंकि वो आपके जनरल स्टडीज में कवर कर देता है। तो अगर आप वही सब्जेक्ट लेते हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो जब आप ऑप्शनल चुनो तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चुनना, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा होता है जो आपको मेन्स में अपने कंपटीटर से आगे कर सकता है, और मेन्स का जो मार्क्स होगा वही कंसिडर होता है। तो मेन्स में टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके 1750, मतलब 1750। उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। तो टोटल आप क्या हो गया 2025, मतलब 2025 मार्क्स का होता है। देखिए इंटरव्यू जो होता है वो सामने वाले पे डिपेंड होता है, कभी कभी हो सकता है आपका इंटरव्यू नहीं अच्छा जाए, हो सकता है आपका अच्छा जाए। तो इंटरव्यू तो पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि सामने पैनल पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे पैनल मिलता है। आपके हाथ में होता है मेंस का एग्जाम। तो मेंस का एग्जाम इतने अच्छे से दीजिए कि आप ज्यादातर मार्क्स अपने मेंस में उठा लीजिए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से चूज कीजिए, सिलेबस को देखिए, पढ़िए। कोई भी एग्जाम दो, चाहे यूपीएससी का दो, एक क्लर्क का दो, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। यूपीएससी में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि एक अगर कोई बोले कि 1 साल जर्नी है, तो देखिए मैक्सिमम केसेस में 1 साल नहीं बोलूंगी, एटलीस्ट आपको 2 साल खुद को प्रिपरेशंस के लिए देना चाहिए। अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए और फिर जाके आप एग्जाम दो, ठीक है। और अगर आप 1 साल में कर सकते हो तो कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, किए भी हैं। तो 1 साल में आप कर सकते हो, आप पे डिटर्मिनेशन, फोकस है, डू इट, लेकिन फिर भी खुद को 2 साल का टाइम दो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मैम क्या हम क्लास 12 के बाद कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप क्लास 12 पढ़े हो या 10 हो, इट डजंट मैटर। अगर आपको यूपीएससी का बढ़ना है तो आप उसमें पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एक्चुअल तो एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बाद ही दोगे, ग्रेजुएशन के पहले आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं देख सकते। तो ग्रेजुएट होते ही आप एलिजिबल हो जाते हो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि आप यूपीएससी का एग्जाम ग्रेजुएशन होने के बाद पढ़ोगे, कोई जरूरत नहीं है। आप क्लास 12 पास कर चुके हो, आप बीकॉम या जो भी अपने कर रहे हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये 3 साल आपके पास इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, और बहुत लाइट प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं होता, उसको एंजॉय करके पढ़िए। और सच मानिए, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो आज तक जितना भी हम सीखे होते हैं ना, वो सिर्फ हम रट रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रिपरेशन करते हो तो एक्चुअल में हमारी औकात क्या होती है, हम कितने पानी में होते हैं, वो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम बताता है कि एक्चुअल में हमारे पास नॉलेज कितना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सिलेक्शंस करना। और एक चीज मैं बताती हूँ कि ग्रेजुएशन में कोई मार्क्स नहीं है ऐसा कि आपको 60% लाना है कि 70% लाना है, इट डजंट मैटर। आप बस ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो। बैंक में कहीं ना कहीं क्राइटेरिया होता है 50%, 60% का, तो वो आप बैंक टू बैंक वेरीफाई करता है। अब यहाँ नेक्स्ट आता है सवाल कि क्या बुक फॉलो करें।
तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। आप कोई भी एग्जाम पढ़े हो, क्लास 6 से लेके 12 का एनसीईआरटी आपको कवर करना होगा। चाहे आप किसी भी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, एनवायरमेंट ले लो, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि विदाउट एनसीईआरटी इज नॉट पॉसिबल। एक बेस बनाना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं, कोई साइंस स्ट्रीम का होता है, कोई कॉमर्स का होता है, तो वहां पे आपको बेस होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक का, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। उसके बाद आप हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा को फॉलो कर सकते हो, स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो, पॉलिटी का आप सबको पता है लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, आप उसको फॉलो कीजिए। तो मैं ये जो बता रही हूँ आपको प्रीलिम्स लेवल के हिसाब से बता रही हूँ, ये मेंस का नहीं है। आप गूगल में जाइए, इसको सर्च कीजिए, आपको आईएएस का सिलेबस भी मिलेगा, बुक्स ऑथर बहुत सारे लिखे हुए। और एक चीज याद रखिए कि बहुत सारे बुक्स और नोट्स को रखने से कोई फायदा नहीं होता है, एक ही बुक को आप 20 बार पढ़ लो। अगर आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत को ही आप 100 बार पढ़ लीजिए, काफी है, क्योंकि आप ज्यादा बुक रखोगे तो खुद को ही कंफ्यूज करोगे। और हमेशा एक मॉक टेस्ट लगाइए। अगर मॉक टेस्ट लगाना आपको लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो लास्ट प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको जरूर सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पैटर्न पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। और नो डाउट करंट अफेयर्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज याद रखिएगा कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपको पढ़ना होता है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न होता है। एंशिएंट में जो आर्ट एंड कल्चर होता है वो आप नितिन सिंघानिया बुक है उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब करंट अफेयर्स का बात है तो द हिंदू न्यूज़पेपर आप सब जानते हो, हिंदू न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप फॉलो कीजिए, वो बेस्ट है, ठीक है। अगर आप हिंदू पढ़ो तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको अदर्स न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने की जरूरत होगी, हिंदू आपके लिए बेस्ट होता है। इवन बैंक के एग्जाम में जो इंग्लिश का एडिटोरियल भी आता है ना, सॉरी एडिटोरियल बोल रही हूं मैं, जो कॉम्प्रिहेंशन आता है वो हिंदू के न्यूज़पेपर के कभी कभी एडिटोरियल ही आ जाता है। तो अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके वोकैब्स स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट आप पीआईबी देख सकते हो अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, और योजना, कुरुक्षेत्र दोनों में से कोई एक मैगजीन पढ़िए, इंडियन ईयर बुक पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो पढ़ना बहुत कुछ होगा, लेकिन ये पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, ये प्लीज आप इसको आपको स्ट्रेटेजी बनाने की, प्लानिंग आपकी खुद की होगी, क्योंकि आप अपना स्ट्रेंथ जानते हो, आप अपनी वीकनेस जानते हो, तो आप अपनी प्लानिंग को बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि सिंपल पेपर में पॉलिटी का एक सीरीज स्टार्ट है और पॉलिटी का एमसीक्यू भी स्टार्ट है। आप सीरीज के साथ साथ पॉलिटी का जो एमसीक्यू है उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे करवाए जा रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आप उस क्वेश्चन को भी फॉलो करते हो तो पॉलिटी आपका स्ट्रांग हो जाता है। मैं आपको बोलती हूँ कि पॉलिटी का 100% क्वेश्चन, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो पॉलिटी का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। पॉलिटी अगर आप कर रहे हो, हमारा सीरीज देख रहे हो, तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और जितने बैंक एस्पिरेंट है उनको मैं बोलना चाहती हूँ, आप T20 बैंकिंग अवेयरनेस देखिए, आपका बैंक का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और बैंक की सीरीज भी अलग से स्टार्ट होगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम बता दिए। अब मैं ये भी बताती हूँ कि क्लास 12 के बाद आपको वेट करने का जरूरत नहीं है कि आप कब ग्रेजुएट होगे और कब गवर्नमेंट एग्जाम दोगे। क्लास 12 के बाद बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो आप दे सकते हो, जैसे एसएससी का एमटीएस होता है, सीएचएसएल होता है, ग्रेड सी होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी दे सकते हो, आरआर मतलब लोको पायलट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो आप क्लास 12 के बाद दे सकते हो। तो इतना इंतजार मत कीजिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्लास 12 खत्म होते हुए या तो आप मजा कर लो और या तो थोड़ा पढ़ाई कर लो। तो प्लीज मैं यही फोकस करूंगी और यही बोलूंगी कि जितना हो सके क्लास 12 क्लियर होने के बाद बैठने का जरूरत नहीं है, अपने आप को एक्टिव रखो, क्योंकि ये 3 साल बहुत मेहनत करना है आपको। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो आप क्लास 12 के बाद दे सकते हो, आपको इसके लिए वेट नहीं करना है कि भैया हम ग्रेजुएट होंगे तो देंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है किसी भी एग्जाम में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम जरूर आपको बताएंगे। और बहुत सारी सीरीज चल रही है, ताकि आप सिंपल पेपर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पर आप जाइए, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चंस होते हैं, जो मंथली करंट अफेयर्स का आ जाता है, उसका आंसर वहां पे पोस्ट होता है। तो अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो प्लीज उनको ये क्लियर कीजिए, एटलीस्ट ये तो आप कर सकते हो। जय हिंद।